नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर वाराणसी से है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ शाम का वाराणसी दौरा स्थगित है और साथ ही अभी तक नहीं आया कोई भी प्रोटोकॉल। सीएम योगी आदित्यनाथ कल बुधवार को पहुंचेंगे वाराणसी। सर्किट हाउस और विकास कार्यों और साथ ही कानून व्यवस्थाओं की करेंगे समीक्षा बैठक और साथ ही काल भैरव और साथ ही बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के साथ ही वहां शिवपुर के बड़ालापुर में भी मांगलिक कार्यक्रमों में भाग लेने का आयोजन था। कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। खबर चित्रकूट से है, जहां कृषक इंटर कॉलेज भौरी में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन योजना अंतर्गत प्रोजेक्ट प्रवीण के प्रशिक्षणार्थियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण देकर उन्हें हुनरदार बनाया जाएगा, ताकि आगे चलकर ये बच्चे स्वरोजगार का कर सके और साथ ही सरकारी विभागों को भी एक प्रशिक्षित हुनरदार युवा शक्ति मिल सके। और साथ ही इस आयोजन योजनाओं में कॉलेज के बच्चों की निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा उन्हें, तथा उन्हें हुनरबंद बनाकर प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। प्रधानाचार्य रुद्र नारायण पांडे ने कहा है कि ये योजना हमारे विद्यालय के बालक बालिकाओं के लिए वरदान साबित होगी। इस मौके पर प्रधानाचार्य रुद्र नारायण पांडे, शंकर यादव व्यावसायिक प्रवक्ता एवं सभासद अरुणेश शुक्ला और साथ ही जिला प्रबंधक चित्रकूट मालखान सिंह, प्रबंधक वेलाइन और साथ ही मैनेजमेंट और मोहम्मद समीर सहायक प्रबंध वेलाइन मैनेजमेंट मौजूद रहे हैं। कॉलेज भौरी में कक्षा 9 और 11 के बच्चों को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन अंतर्गत प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अंतर्गत 140 बच्चों को सेक्टर आईटी में कोर्स डिजिटल मित्र के तहत पंजीकरण किया गया। पंजीकरण उपरांत आज बच्चों को पुस्तकों का वितरण किया गया है। इसके उपरांत बच्चों को प्रतिदिन 2 घंटे, 1 घंटे कोर स्किल की क्लास और 1 घंटे सॉफ्ट स्किल की क्लास, मतलब कंप्यूटर प्रशिक्षण के साथ उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाएगा। मैं उन्हें शुक्ला, प्रबंधक कौशल विकास मिशन चित्रकूट। 5 मई 2026 को जिला चित्रकूट कौशल विकास मिशन की ओर से अपने विद्यालय कृषक इंटर कॉलेज भौरी में ये कंप्यूटर प्रशिक्षण का जो मिशन चल रहा है, कार्यक्रम है, बहुत ही उपयोगी है, बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। उनके भविष्य के लिए, ये पैसा कमाने के लिए, कार्य करने के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक विद्यालय इसमें प्रतिभाग करें, सम्मिलित होकर इस ज्ञान का लाभ लें, जिससे उनके जीवन क्षेत्र में लाभ मिल सके और जो है समाज को लाभान्वित कर सकें और अपना भी विकास कर सकें। धन्यवाद। खबर मथुरा से है, जहां जिला जज विकास कुमार ने सुनवाई। फांसी की सजा आरोपी हरियाणा हसनपुर निवासी उमेश पर लगाया 1,30,000 का अर्थदंड। आरोपी उमेश ने 11 मार्च 25 को साड़ी पहनकर दिया था वारदात को अंजाम। आपको बता दें, आरोपी उमेश ने अपनी बहन की जेठानी रेखा को पेट्रोल डालकर लगाई थी आग। छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपी उमेश ने दिया था वारदात को अंजाम। छत से कूदने के कारण आरोपी उमेश के पैर में हुआ था फ्रैक्चर। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने युवती रेखा और आरोपी युवक को इलाज के लिए अस्पताल में कराया था भर्ती। पुलिस ने युवती की मौत के आरोप में उमेश के खिलाफ दायर की थी चार्जशीट। 11 गवाहों की पुख्ता गवाही के आधार पर उमेश पर सिद्ध हुआ था हत्या का आरोप। आरोपी उमेश पर हरियाणा हसनपुर में भी दर्ज था पहले से हत्या का मामला। आया आज जो माननीय जिला जज साहब के द्वारा जो निर्णय दिया गया है, ये थाना फरे से संबंधित है। इसमें थाना फरे के अंदर गांव कौ पड़ता है, तो उसमें जो मुलजिम था, इसमें जो उमेश, इसकी बहन भी आई हुई थी कौ में, तो इसका वहाँ आना जाना था। तो कौ आने जाते उसके आपस में उसकी जो देवरानी थी उसकी, उससे इसके संबंध हो गए थे। संबंध हो जाने के बाद में फिर एक मुकदमा भी एक लिखाया गया, कोई भगा के ले गया था, उसमें आपस में बैठ के सुलह करा दी गई, परंतु उससे ये कहा तुम गांव में नहीं आओ, इसलिए इसको गांव में आना जाना बंद था। तो फिर ये साड़ी पहन करके आता है, साड़ी पहन करके आया और उसमें साथ में पेट्रोल लेकर के आया।
तो पहले तो उसने उससे बलात्कार करने की कोशिश की, जब उसमें वो सफल नहीं हुआ तो उसने उस पर पेट्रोल रख के आग लगा दी। आग लगाने के बाद में आग लगने के बाद वो भी जल गया और महिला भी जल गई। महिला जल जाते फिर ये वहाँ से भागता है, तो वो महिला थी, वो फर्स्ट फ्लोर पर छत पर थी, वहाँ से ये कूदता है तो उसके पैर टूट जाता है। वहीं पर लोग आ जाते हैं, फिर लोग आ जाने के बाद में उसको पुलिस को सूचना दी जाती है, तो 112 नंबर की पुलिस आ जाती है। तो वहाँ से दोनों लोगों को, दो पीड़िता रेखा को और क्या नाम है उमेश को, दोनों को CSC फरे में लाया जाता है। स्थिति को देखते हुए उनको SNMC आगरा में रेफर कर दिया जाता है। SNMC आगरा में रेफर करने की स्थिति, उसकी स्थिति बड़ी गंभीर हो गई थी रेखा की, तो उसमें उससे पहले उसका मृत्यु पूर्व बयान जो DD के कराया गया, मृत्यु का जो बयान हुआ था इसमें जो डायरेक्ट डिक्लेरेशन कहते हैं, उसमें इसने यही बताया था कि मेरी जेठानी का भाई जो उमेश था वो अपनी बोतल लेकर के आया था और उसमें जो आग लगा दी। फिर इलाज के दौरान रात को इसको लगभग 12:30-1 बजे की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद में उसको मुलजिम को कस्टडी में लिया जाता है, विवेचना होती है। विवेचना होने के बाद में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में 3 से 2 ग्राम पेश होता है। आरोप पत्र प्रेषित होने के बाद में पत्रावली कमिट होकर के माननीय जिला जज साहब के आती है। माननीय जिला जज साहब आरोप प्रेषित किए जाते हैं। अभियोजन को एविडेंस के लिए किया था। अभियोजन की तरफ से इन करीब 10 गवाह परिचित कराए गए थे। 10 गवाहों में तो 3 गवाह फैक्ट के थे और 7 गवाह फॉर्मल थे। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर माननीय जिला जज श्री विकास कुमार के द्वारा आज मुलजिम को फांसी की सजा और 1,30,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। और ये मुलजिम था, इसमें भी पहले एक मुकदमा थाना पलवल से था, जिसमें जैसे एक मधु नाम की महिला थी। मधु नाम की महिला जो श्याम की पत्नी थी, मधु नाम की महिला के संबंध हुए थे। उसके जो हस्बैंड था उसने उसे मना किया गया, तुम इस तरह वो मत किया गया। तो इसी बात पर नाराज होकर के उसकी श्याम की पत्नी और उमेश ने मिलकर के उसकी प्राइवेट पार्ट को काट करके उसकी हत्या कर दी थी। वहाँ भी पलवल की कोर्ट से इसको आजीवन कारावास से दंडित किया गया था दिनांक 19/1/2018 को। उसमें भी ये क्या नाम है दोषी पाया गया था। मिर्जापुर के कछवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ में नाबालिग समेत 2 अंतर जनपदीय असलहा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि उनके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। आपको बता दें, आरोपी मध्य प्रदेश से असलहा लाकर दोगुने दाम पर बेचते थे। उन्होंने बताया है कि सहायक पुलिस अधीक्षक प्रशिक्षु कनिष्ठ R जामकर के पर्यवेक्षण में थाना कछवा पुलिस टीम सक्रिय और 4 मई को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 व्यक्ति अवैध असलहा लेकर भटौली मार्ग पर भदोही की ओर जा रहे थे और इसी दौरान 2 बाइक सवार संदिग्ध आते दिखे हैं। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया है, लेकिन खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर जानलेवा फायरिंग कर दी है। इनके कब्जे से 3 पिस्टल, मैगजीन, 1 जिंदा व 1 खोखा कारतूस, मोबाइल तथा 1 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस बरामद की गई है। SP नक्सल राजकुमार मीणा ने बताया कि पुलिस फरार अभियुक्तों की तलाश में दबिश दे रही है। उन्होंने जल्द कार्रवाई गिरफ्तारी का दावा किया है। प्राप्त हुई जरिए मुखबिर, जिसमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि भटोला से भदोही के रास्ते पे कुछ लोग मोटरसाइकिल से सवार होकर के असला की तस्करी कर रहे हैं, जिसके संबंध में जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश करी तो पुलिस पर उन्होंने फायरिंग करी। पुलिस ने जो है अपना बीच बचाव करते हुए उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2 लोग मौके से जो है वो फरार हो गए, जिसके पास से जिन 2 लोगों के पास से एक मोटरसाइकिल और साथ में 3 असले, पिस्टल 32 बोर की और साथ में 2 मैगजीन, 1 अदद जिंदा व एक अदद खोखा कारतूस मिला है
और साथ में 2 मोबाइल फ़ोन और 1 मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर जो है वो बरामद की गई है, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी, जिसमें हरिओम पांडे पुत्र गोपाल जी पांडे के रूप में इसकी शिनाख्त हुई है और एक अन्य व्यक्ति की भी गिरफ्तारी की गई है और 2 व्यक्ति यहाँ पे फरार किए गए हैं, जिसके संबंध में थाना कछुआ पर मुकदमा जो है दर्ज किया गया है अंतर्गत धारा 109 और 3/25/27 आर्म्स एक्ट। ये कहाँ जा रहे थे, कहाँ सप्लाई करते थे, कहाँ से लाते थे, कितने लोग उनके नेटवर्क में हैं? पूछताछ करने पर जानकारी प्राप्त हुई है कि ये मध्य प्रदेश से सस्ती रेट पर असला प्राप्त करते हैं, पिस्टल्स को प्राप्त करते हैं और यहाँ पर महंगे रेट्स पर जो है वो बेचते हैं और इनके अभी पूछताछ की जा रही है, जिसके संबंध में 2 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ में भी एफआईआर लिखी गई है और उसमें पूछताछ करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये जानना चाहिए कि कहाँ ये पकड़े गए हैं, किस थाना क्षेत्र में पकड़े गए? ये थाना कछुआ के अंदर जो है वो पकड़े गए हैं और ये भदोई के रास्ते पर ये जा रहे थे, भटोला रोड से जा रहे थे, भटोली रोड से। इनके गैंग में और भी लोग हैं या और भी लोगों का जो है वो नाम सामने आ रहा है, पूछताछ की जा रही है, जिसमें जो है वो इन्होंने कुछ जानकारी हमें प्रोवाइड कराई है, जिसके आधार पर हम जो है वो आगे कार्रवाई कर रहे हैं। बिलग्राम नवादा मार्ग स्थित आयांश आर्थो अस्पताल में इलाज के दौरान बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। युवक को साधारण उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन ड्रिप लगते ही उसकी हालत अचानक बिगड़ गई, जिससे परिजनों में अफरा तफरी मच गई है। और साथ ही पीड़ित शादाब ने बताया है कि वह अपने 18 वर्षीय पुत्र रेहान को हाथ की हड्डी बढ़ने की समस्या लेकर अस्पताल पहुंचे थे। आरोप है कि एक कर्मचारी द्वारा ड्रिप लगाते ही रेहान को तेज बुखार और घबराहट और लगातार उल्टियां शुरू हो गई हैं। और परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने जिम्मेदारी लेने के बजाय तुरंत हरदोई रेफर कर दिया है और परिवार का कहना है अगर समय रहते सही इलाज मिलता तो स्थिति इतनी खराब ना होती। शादाब ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, यहाँ योग्य और डिग्रीधारी डॉक्टरों का अभाव है, जबकि कुछ लोग खुद को डॉक्टर बताकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। घटना से आक्रोशित परिजनों ने पुलिस में शिकायत देकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल सबकी नजरें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी है। क्या लापरवाही होगी, सख्त कार्रवाई या फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? क्या नाम है आपका और क्या समस्या है? शादाब। जो लड़के लेके आ रहे हैं तो इतनी हड्डी में टूटी रहा है तो कोई दिक्कत ना इतनी मोटरसाइकिल चलाई का तो ये डॉक्टर साहब का ऑपरेशन ये तो पैसा ऐसा पूछेगा तो 1000 रुपया लगे। हमको ठीक है तो हमको टोटल खर्चा करते कहा 18-20 हज़ार आए जी। हमको ठीक है तो कान लगे, हमको ठीक है। फिर हम लोग चले गए, फिर कान को चलो ठीक कर दो। 4-5 बजे ऑपरेशन हुए तो हम ठीक इनका छोड़ के चले गए लड़का के यहाँ पर। एक लड़का छोड़ दियो लौट के रेहान तो हम पूछो कि लौट के आन पर घरवाली लेने चले गए। घरवाली लेके आन तो उनको पूछो तो क्या आन तो कमर उमर ठंडी का लग रही, हाथ पर कपड़े उल्टी कर रो, लेटरिंग कर रो। तो उनको पूछ रहे हैं तो कहा ले जाओ यहाँ से दूसरे डॉक्टर दिखाओ जाए तो वो अच्छा बोले लोग तो पेशेंट का क्या नाम है और कौन ध्यान कौन है आपका? ध्यान लड़का। खबर कानपुर नगर से है, जहां फजलगंज पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। ऑनलाइन आईपीएल सट्टा गिरोह का किया भंडाफोड़। 1,04,300 नगद, 15 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप व रजिस्टर, 1 ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी हुई है मौके से बरामद। आपको बता दें गिरोह के 5 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। मोबाइल ऐप के जरिए आईपीएल मैचों पर चल रहा था अवैध सट्टा कारोबार। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को दबोच लिया। कई अहम सुराग भी मिले हैं। आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम व बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। चार और 5 की रात में करीब 2100 बजे सूचना प्राप्त हुई थी फजलगंज थाने में कि ऑनलाइन सट्टा खिलाने का काम किया जा रहा है। पुलिस ने दबिश दी तो दादा नगर ढाल से कंटेनर यार्ड वाले रास्ते पे ब्लैक कलर की एक स्कॉर्पियो मिली, जिसमें 5 लोग उसके अंदर मिले जो ऑनलाइन सट्टा खिलाने का काम कर रहे थे। इनको अरेस्ट करके इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। 64/2026 3/4 सार्वजनिक जुआ अधिनियम और 112(2) बीएनएस में इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें सौरभ गुप्ता, अभिषेक मित्तल, अनन्य वत्स, शुभम विजय, ये 4 मेरठ के रहने वाले हैं और अभिषेक जैन
ये कानपुर का निवासी है और ये लोग ऑनलाइन सट्टा खिलाने का काम करते थे। इनके पास से एक ब्लैक स्कॉर्पियो मिली है जिसमें बैठ के सट्टा खिलवाते थे। साथ ही में 15 अदद मोबाइल भी बरामद हुए हैं। 1,04,300 रुपये कैश इनके पास से मिला है और एक लैपटॉप भी मिला है। एक इनकी हिसाब किताब की डायरी भी मिली है जिसमें इनके हिसाब किताब लिखे गए हैं कि किस तरह से इनके द्वारा क्या क्या ट्रांजैक्शन आदि किए जाते थे। अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें आगे कार्रवाई मतलब इसमें आगे देखा जाएगा कि इसके विरुद्ध अन्य जगहों अभिषेक जैन जो यहाँ कानपुर का निवासी है, इससे इनके संबंध बताए जा रहे हैं और इसीलिए वो यहाँ भी आते थे और अन्य जगहों पे भी जानकारी मिली है कि अन्य जगहों पे भी जाके ये सट्टे का काम करते थे। ट्रांजैक्शन तो लंबे हैं जिसको विवेचना में देखा जाएगा। अप्रॉक्स उसमें करोड़ों के आसपास इनका ट्रांजैक्शन दिख रहा है उस रजिस्टर में जो रजिस्टर बरामद हुआ है। विवेचना के दौरान और भी चीज़ें हरदोई के संडीला क्षेत्र से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। आरोप है कि एक अधेड़ व्यक्ति ने सारी हदें पार करते हुए मंदिर परिसर जैसी पवित्र जगह को भी अपनी दरिंदगी का अड्डा बना डाला है। एक बेजुबान कुतिया के साथ घिनौनी हरकतों को अंजाम दिया। आपको बता दें, वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप। घटना का कथित वीडियो सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में लोगों के गुस्से को भड़का दिया है और आपको बता दें, इलाके में गुस्सा इंसाफ की मांग तेज। घटना को लेकर आम जनता में उबाल है। लोगों का कहना है कि ऐसी हैवानियत करने वाले व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। यह घटना न सिर्फ एक अपराध का कृत्य है बल्कि समाज की नैतिकता और साथ ही कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संडीला पुलिस इस मामले में सख्त उदाहरणात्मक कार्रवाई करेगी या फिर नहीं। जनता का गुस्सा चरम पर है, इंसाफ की मांग तेज है। आज नवागत जिलाधिकारी श्री अंकित खंडेलवाल द्वारा संभल पहुंचकर सर्वप्रथम संभल के मोहल्ला कोट पूर्वी स्थित प्राचीन कल्की मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान कल्की के दर्शन किए तथा मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया। इसके पश्चात संभल की पुरानी तहसील स्थित वरिष्ठ कोषाधिकारी कार्यालय पहुंचकर दितालक कक्ष में आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर पदभार ग्रहण किया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व प्रदीप वर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार, वरिष्ठ कोषाध्यक्ष प्रवीण कुमार और साथ ही उप जिलाधिकारी संभल निधि पटेल, डिप्टी कलेक्ट्रेट आशुतोष तिवारी, सभी लोग वहां सूचना कार्यालय संभल पर मौजूद रहे। मंगलवार को रामनगर में प्रशासन, पुलिस और नगरपालिका की संयुक्त टीम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। रामनगर काशीपुर मार्ग के भवानीगंज क्षेत्र में नालों के ऊपर किए अवैध निर्माण पर जेसीबी चलाकर कार्रवाई की गई है। रामनगर काशीपुर रोड स्थित भवानीगंज क्षेत्र में चलाए गए अभियान में एसडीएम गोपाल सिंह चौहान और सीओ सुमित पांडे और नगरपालिका ईओ आलोक उनियाल खुद मौके पर मौजूद रहे। नगरपालिका ईओ आलोक उनियाल ने बताया कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, साथ ही बरसात के दौरान नाले बंद होने से पानी पर सड़कों पर पानी भर जाता है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता। वहीं एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता शहर को अतिक्रमण मुक्त करना है। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर नालों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार एसडीएम साहब सीओ साहब के साथ मिलकर आज यहाँ पर एक काशीपुर रोड पे जो अतिक्रमण की कार्रवाई है वो की गई। इसमें मुख्यतः तौर पे जो नालों के ऊपर जो पट बना के जो अतिक्रमण किया गया है, जिससे हमारे नालों को भी प्रभावित हो रहे थे, और अब बरसात का भी मौसम है तो हमें इस संबंध में भी हमें देखना होगा कि किसी प्रकार से नालों में ओवरफ्लो ना हो, तो ये उसके संबंध में भी था। और साथ ही सड़क किनारे जिस प्रकार का भी अतिक्रमण किया गया है उनको हटाया गया है। अतिक्रमण का रामनगर में लगातार हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले जो समय में चाहे पर्यटन सीजन हो या बरसात हो, तो दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ये ड्राइव हमने शुरू की है। तो सड़कों का अतिक्रमण भी हम हटा रहे हैं, और जो नाले पे जो अतिक्रमण है, चूँकि नाले की सफाई नहीं हो पा रही है, तो नाले के ऊपर भी जो अतिक्रमण है उसको भी हम हटवा रहे हैं। मंगलवार को रामनगर में प्रशासन की संयुक्त टीम ने नगर क्षेत्र में संचालित मदरसों को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम गोपाल सिंह चौहान के नेतृत्व में समाज कल्याण विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद रही है। आपको बता दें, एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि रामनगर में करीब 35 मदरसे संचालित है, जिनमें कुछ मान्यता प्राप्त है जबकि कुछ गैर मान्यता प्राप्त भी है। उन्होंने बताया कि निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य ये जानना था कि मदरसों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चे कहीं बीमार राज्यों से तो नहीं लाए गए, और यदि आए हैं तो उन्हें यहाँ कौन लेकर आए। निरीक्षण के दौरान कुछ मदरसों में बच्चों की संख्या कम मिली, जबकि मौके पर मौजूद सभी बच्चे स्थानीय क्षेत्र के पाए गए। एसडीएम ने कहा कि फिलहाल निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई। उन्होंने बताया कि पूरे अभियान की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है और आगे भी इसी तरह का निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा। आज एक ज्वाइंट टीम थी, जो रामनगर में जो मदरसे हैं, टोटल 35 मदरसे हैं, जिसमें कुछ गैर मान्यता प्राप्त हैं, कुछ मान्यता प्राप्त हैं। तो उस संबंध में हमने कुछ मदरसों की आज जांच की है, मौके पे जांच की है। तो मौके पे हमको चूँकि हमको डायरेक्शन थे कि मौके पे जांच करेंगे और ये देखेंगे कि बाहर के बच्चे तो नहीं पढ़ रहे हैं, और अगर बाहर के बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो किसके माध्यम से वहाँ पे आए हुए हैं। तो उसी को लेके आज हम लोगों ने कई मदरसों में आज विजिट की है। तो जो मौके पे हमको बच्चे मिले हैं वो सभी बच्चे लोकल के थे, बाहर का कोई भी बच्चा नहीं पढ़ रहा था, और जो अधिकतर जो मदरसे हैं वो वहाँ पे कोई भी बच्चा अभी अध्ययनरत नहीं था, कोई भी बच्चे अभी नहीं रह रहे थे। तो मदरसे के जो आपका मुफ्ती होते हैं, उनका कहना ये है कि अभी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, और मकतब टाइप का बताते हैं कि स्कूल के बाद थोड़ी देर के लिए आते हैं, लोकल के आते हैं, और उसके बाद वो जैसे ट्यूशन होता है उसी तरह वो चले जाते हैं। बाहर का कोई बच्चा यहाँ पढ़ाई। मुनिकीरेती क्षेत्र में बड़ा हादसा सामने आया। एक ढाबे में सिलेंडर लगाते समय हुए गैस रिसाव के कारण अचानक आग लग गई। इस दुर्घटना में ढाबा संचालक और उसकी पत्नी गंभीर रूप से झुलस गए हैं, और आपको बता दें, घायलों को गंभीर स्थिति में देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। इसी दौरान अचानक गैस का रिसाव होने लगा तथा और नजदीक से ही जल रही दूसरी भट्टी के संपर्क में आते ही सिलेंडर में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से ढाबा संचालक 50 वर्षीय प्रमोद और उनकी 30 वर्षीय पत्नी निविता निवासी खारा तन्नोत और साथ ही मुनिकीरेती बुरी तरह से झुलस गई हैं। आपको बता दें, सूचना पाकर दमकल कर्मी भी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद सिलेंडर में लगी आग पर काबू पाया गया है। प्रशासन ने गैस सिलेंडर का उपयोग करते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दे दी। आपको बता दें कि निविता करीब 45 से और साथ ही प्रमोद लगभग 30% तक झुलस गए थे। रामनगर में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को रामनगर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए ट्रक यूनियन के समीप खाली पड़े प्लॉट में एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से 9 किलो 334 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। सीओ का कहना है क्षेत्र में नशे का कारोबार रोक लगाने के लिए वहां पुलिस लगातार अभियान चला रही और आगे भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, कल दिनांक 4 मई को रामनगर पुलिस के द्वारा एक बहुत अच्छा काम करते हुए इनके द्वारा एक नशा तस्कर जिसका नाम जो कादिर है उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से लगभग 9 केजी और 334 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है।
और NDPS के जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं उसके अंदर मुकदमा दर्ज करके इसको जेल भेज भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया है। घटना में एक पक्ष की महिला की चोट आई है। आपको बता दें कि वहीं दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दे दी है। पुलिस मामले की जांच करी। मंजू ने बताया कि हमारे पड़ोस में रहने वाला सावलिया मीणा के घर की महिलाएं 3 मई को हमारे घर के बाहर बंधी हुई गाय को खोल कर ले गए और सुबह मंजू उठी तो अपने आसपास के घरों में देखा। जब पता लगा कि सावलिया के घर की महिलाएं उनकी गाय ले गई हैं, जिसके बाद मंजू के परिवार के लोग सावलिया मीणा के घर पहुंचे और साथ ही सावलिया मीणा ने गाय देने से मना कर दिया। कल भी दोनों पक्षों में गाय को लेकर कहासुनी हुई थी। मंजू के परिवार के लोगों ने घटना का एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों पक्ष आपस में पथराव कर रहे हैं और घटना में मंजू और रेखा की चोटें आई हैं। पुलिस दोनों महिलाओं को मेडिकल करवा कर भेज चुकी है और साथ ही मथुरा गेट थाने के ASI नरेंद्र ने बताया है कि सावलिया मीणा मंजू के परिवार के लोग में झगड़ा हुआ है। हाँ सर, सूरजमल नगर से 2 पार्टियाँ आई हैं। एक तो है बीनम डॉक्टर सामलिया बीनम और दूसरी रेखा बैपुर पत्नी है स्वर्गीय श्री नारायण सिंह ज्योति ठाकुर। दोनों में आपस में मारपीट झगड़ा हुआ है। दोनों के प्रकरण दर्ज कर रहे हैं। जैसी कार्रवाई होगी तफ्तीश में जैसी कार्रवाई होगी। मेरा नाम सर रेखा है। किस मामले को लेकर के आए हो आप थाने? जी सर, मेरे संग हाथापाई की पहले से मतलब गाय पे मामला चल रहा है, लेकिन मेरा तो कोई मैटर ना था। मैंने तो इनसे प्यार से बोला था, भाई हमारी गाय दे दो, जैसे तुम लेके गए जैसे हमारी गाय दे दो। तो इन्होंने हमें सिंगट्टा दिखा दिया कि इन्होंने ये बोला कि हम पे तो तू गैया निकलवा के देखा, हम कैसे गैया निकलवा ली है। तो साहब मैंने कहा चल ठीक है, तू ना मान नहीं तो हम अपने आप गैया निकलवा लेंगे। फिर के बाद में सर मैं दूध काटने के लिए आई थी सुबह 7 बजे। 7 बजे आई थी तो मैं अपनी गैया मतलब अपने जेंगरी को लगा करके गैया को तैयार कर दी थी काटने के लिए। तो पीछे से मैना आया था, पीछे से मैना आकर के मुझे दराज से मारा। आपने गाय चोरी का भी इनके ऊपर हाँ, मामला गाय का भी चोरी का वो लगा दिया हमने, इस पे केस कर दिया। आपकी गाय चोरी हुई थी? हाँ, हमारी छोटी बहन की गाय। और एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है पथराव का, वो उसके बारे में क्या? लड़ाई झगड़ा। हाँ मैं बोल तो रही हूँ सर। तो क्या है, फिर इन्होंने मुझे पहले तो मुझ पे बार किया है, पहले मुझ पे बार किया है। मुझ पे बार करके नहीं, मैंने हल्ला मचाया है, तभी ये लड़की और ये और भी बच्चा आए हैं। तो इन सबन ने अंदर से तमंचा निकाल लाया है, ये तमंचा निकाला है। तो इसकी बहू ने अंदर से छुड़ा लिया उस पैसे। तो मैनी और ये बीनम इन्होंने खेल करके हमें बहुत बेरहमी से बहुत मतलब गलत तरीके से वो करा। कहाँ के निवासी हो आप? हम सूरजमल नगर के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा है, इसका नाम गौरी है। कोटा शहर के वल्लभबाड़ी क्षेत्र में स्थित घोसी मोहल्ला 3252 मजार के पास मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया है, जहां मजार के पास अचानक 3 मकान भरभरा कर गिर गए हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम और साथ ही गुमानपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और वहां पर राहत कार्य शुरू कर दिया गया। मलबा हटाने का काम जारी है और आसपास के क्षेत्र को सुरक्षा के लिहाज से खाली भी करवा दिया गया है। जी बताएं, ये कौन सा एरिया है, कब की घटना है, कैसे क्या हुआ, किसी के हताहत होने की सूचना क्या बताएं? सर अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना तो नहीं मिली है। मैं आपका प्रताप सिंह, ये वल्लभबाड़ी गुमानपुरा घोसी मोहल्ला है। ये यहाँ पे 3:45 बजे की घटना है। मैं अपने कमरे में सो रहा था तो मुझे बाहर हलचल की आवाज़ आई तो मैं बाहर आया। एकदम से मैंने भी देखा और मैं तुरंत घर से बाहर भाग गया और हमारे जस्ट पास में बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था और वो निर्माण कार्य ऐसा हुआ कि उन्होंने नीचे से पूरा तोड़ फोड़ कर रखी थी, तो ऊपर से पूरी बिल्डिंग गिर चुकी है। तो अभी पूरी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो उस बिल्डिंग के क्षतिग्रस्त होने से हमारा कमरा और हमारे घर को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। तो बताया जा रहा है कि 2 से 3 मकान करीब गिरे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर मैं इसमें बस यही कहना चाहूँगा कि किसी के जान को, किसी के माल को हानि की नुकसान नहीं पहुँचा है और ना ही पहुँचे।
बस ये है, हमारी तो प्रशासन से ये अपील है कि जल्द से जल्द ये कार्य को नहीं, कुल लोग कोई बता रहा है कि 2 मकान गिरे हैं, कोई बता रहा है 3 मकान गिरे हैं, मतलब आपका? हाँ सर, 3 मकान गिर चुके हैं इसमें। एक तो जो खुद बिल्डिंग गिरी थी उससे हमारा मकान और पड़ोस वाला मकान वो भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। ओके, तो आपका कहने का मतलब है जो मकान की मरम्मत का कार्य चालू हुआ उस वजह से मतलब हाँ, ये बिल्डिंग गिर चुकी है सर, मकान की क्षतिग्रस्त है। खबर राजस्थान से है, जहां भजन लाल शर्मा को संबोधित एक ज्ञापन आज जिला कलेक्ट्रेट के माध्यम से सौंपा गया, जिसमें महंत बालकनाथ ने कथित बयान को लेकर नाई सेन समाज के कड़ा विरोध जताया है। मामले के अनुसार हाल ही में कार्यक्रम के दौरान विधायक द्वारा कथित रूप से तू JEN है या नाई जैसे शब्द का प्रयोग किया गया था, जिससे समाज के लोगों ने अपमानजनक बताई। ये टिप्पणी सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर नाराजगी के दौरान कही गई है बताई जा रही है, जिसमें इसने नाई समाज का उदाहरण देना आपत्तिजनक माना जा रहा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सेन समाज सदियों से समाज वर्ग के लिए सुख दुख, जन्म मरण और विवाह जैसे महत्वपूर्ण अवसरों में अपनी सेवाएं देता आया है। अपनी निष्ठा, कौशल और सेवा भावना के लिए प्रसिद्ध इस समाज के प्रति इस प्रकार की टिप्पणी सामाजिक समरसता से प्रभावित है। और साथ ही समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले में निष्पक्ष जांच कर संबंधित विधायक के खिलाफ उचित कानूनी प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि इस दौरान गौ भगत दयालपुरी जी महाराज और मंगलनाथ बालाजी उपासक, सत्यनारायण जी, कांग्रेस सचिव किशन जी सेन और साथ ही अशोक जी भाटी, दीपक सेन आदि कई गणमान्य उपस्थित रहे। हाँ जी, जो आपने आज ज्ञापन दिए गए उसके किस विषय से दिए गए? ये ज्ञापन जो आज दिया गया है, ये जोधपुर कलेक्टर महोदय जी से निवेदन किया गया है कि हमारे तिजारा के महंत विधायक श्री पूजनीय प्राप्त स्मरणीय संत श्री बालकदास जी द्वारा एक जयन को किसी कार्य की फटकार लगाते हुए ये कहा गया है कि जयन है कि नाई है, तो इस शब्दों से पूरा सैन समाज आहत है। प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर सैन समाज में रोष और आक्रोश व्याप्त है। बालकनाथ जी हमारे संत हैं, हमारे अपने हैं। संत तो हमेशा प्रेम का, भाईचारे का, बंधुत्व का एक संदेश देते आए हैं। संतों के बिना संसार भी नहीं चल सकता, समाज भी नहीं चल सकता। संत ही समाज है, समाज ही संत है। संतों को समाज बनाता है और वो समाज संतों के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में चलता है। तो स्वामी जी को इस तरह की टिप्पणी अशोभनीय नहीं करनी चाहिए। मैं ये विशेष विनम्र निवेदन करूँगा स्वामी जी से कि इस शब्दों को अपने वापस लेवें और सैन समाज से खेद व्यक्त करें। आपका परिचय? मैं राष्ट्रीय गौरक्षक संत दयालपुरी पिछले 16 वर्षों से भारत की यात्रा पे हूँ। भारत के अंदर गो बचाओ, गोचर बचाओ, गोचर बचाओ का संदेश देते हुए 14 राज्यों को पार करते हुए जोधपुर पहुँचा हूँ। आगे तनोट होते हुए कच्छ भुज के रण तक जाने का प्रोग्राम है, लेकिन कुछ गर्मी और अस्वस्थता की वजह से मैं यहाँ विश्राम किया। कि सभी समाज के अंदर जो रोष व्याप्त है, सोशल मीडिया के ऊपर जो चल रहा है भारी, तो मैं बड़ा दुखी और आहत हुआ हूँ। और स्वामी जी हमारे अपने हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करूँगा इन शब्दों को वापस लेके और सैन समाज को संतुष्ट किया। जय गौ माता। खबर डीडवाना से है, जहां राजस्थान स्टेट माइंस लेबर यूनियन ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर डीडवाना कुचामन जिले में खान कार्य के आपको बता दें कि खान कार्य से दौरान सिलिकोसिस बीमारी की चपेट में आया श्रमिक को उसके परिजनों को आ रही गंभीर समस्याओं के समाधान में मांग की है। यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष सुखाराम चौधरी के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में बताया गया कि जिले में सिलिकोसिस में पीड़ित मृतकों के परिजनों में लंबे समय से सहायता राशि का भुगतान नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या पोर्टल पर तकनीकी बाधाओं की है और साथ ही नवनिर्मित जिला होने के कारण डीडवाना कुचामन की सिलिकोसिस पोर्टल पर ID मैपिंग का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया, जिससे 31 मार्च 2024 के बाद की स्वीकृति पोर्टल पर दिखाई नहीं दे रही हैं। पेंशन न मिलने की वजह से इन श्रमिकों के बच्चे पालनहार योजनाओं से भी लाभ वंचित हो रहे हैं।
हमने मेरा नाम सुकाराम चौधरी है। मैं राजस्थान स्टेट माइन लेबर यूनियन का अध्यक्ष हूँ। ये सब मतलब सिलिकोसिस मृतक है। इनकी एक समस्या है कि इनको 2-2 साल से पैसे नहीं मिले। तो हम इस कलेक्टर साहब से यही निवेदन करना चाहते हैं कि भाई इनको जल्दी से जल्दी इनका पैसा दिलाया जाए। क्यों जिनका पति मर जाता है नहीं, उनके बाद में उसका कोई किसी सहारा नहीं रहता है। इसलिए इनके छोटे बच्चे भी है तो उनको नहीं तो पालनहार मिल रहा है या नहीं इनको इनका पैसा मिल रहा है। इनका हक होता है पूरा। सिलिकोसिस को 5,10,000 रुपया देते। कोई मजदूर जिस टाइम जिंदा उसको 2 लाख मिल गया तो मृतक को 3,10,000 मिल जाएंगे। इसी प्रकार से ये मुद्दा लेके हम यहाँ पर आए हैं। तो इनमें एक भी और भी है, कई लोगों की पेंशन भी बंद हो गई, सिलिकोसिस लोगों की पेंशन भी बंद कर दी नहीं। तो ये भी एक कलेक्टर साहब से निवेदन किया मैंने कि भाई इनकी लोगों की पेंशन भी चालू करवाई। एक विधवा की पेंशन को टारगेट बिनियोड़ो है कि भाई विधवा ने पालनहार दे दियो कांग्रेस सरकार, जबकि बीजेपी सरकार से मैं मांग करा कि विधवा ने केवल पालनहार नहीं, किसी के छोटे बच्चे नहीं है, पढ़ नहीं रहे, तो उनको ही वो मतलब पेंशन मिलनी चाहिए। जैसे सिलिकोसिस पीड़ित को मिलती है 1500 रुपया, तो इनको भी 1500 रुपया पेंशन मिलनी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम सुकाराम चौधरी है। मैं राजस्थान स्टेट माइन लेबर यूनियन का अध्यक्ष हूँ। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।